कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेता है? ये सब कुछ शेड्यूलिंग का कमाल है। मतलब ये तय करना कि किस काम को कब करना है। तो आज हम इसी का सबसे बुनियादी, सबसे सीधा साधा तरीका समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आप किसी दुकान की लाइन में लगे हैं, आपके हाथ में बस एक चीज है, लेकिन आपके ठीक आगे जो खड़ा है उसकी तो पूरी की पूरी शॉपिंग कार्ट भरी पड़ी है। कितना गुस्सा आता है ना? हाँ, तो बस कंप्यूटर की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। और आज हम इसी फ्रस्ट्रेशन की जड़ तक जाएंगे। तो भाई, इस लाइन वाली समस्या का सबसे आसान हल क्या हो सकता है? बिल्कुल वही जो हम असल दुनिया में करते हैं। जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिली। और कंप्यूटिंग की भाषा में इसी को कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FCFS। ठीक है, तो इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। FCFS शेड्यूलिंग में होता यह है कि सीपीयू कामों को, जिन्हें हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक उसी ऑर्डर में उठाता है जिसमें वो आए हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, एक बार अगर कोई प्रोसेस शुरू हो गया तो सीपीयू उसे बीच में नहीं रोक सकता। नहीं, वो अपना काम पूरा करके ही हटेगा। इसका काम करने का तरीका बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सबसे पहले आगमन, मतलब सारे प्रोसेस एक एक करके आते हैं और लाइन में लग जाते हैं। फिर आता है निष्पादन, जिसमें सीपीयू लाइन में सबसे आगे वाले प्रोसेस को पकड़ता है और उसे तब तक चलाता है जब तक वो खत्म ना हो जाए। और फिर बस इसी को दोहराते रहो। जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होता है, सीपीयू लाइन में अगले को बुला लेता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक लाइन पूरी खाली ना हो जाए। सिंपल। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे कुछ असली उदाहरणों के साथ काम करते हुए देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो ये है हमारा पहला केस। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2 और P3। और देखिए, तीनों एक ही टाइम पर यानी टाइम 0 पर सिस्टम में आ गए। अब उनका बर्स्ट टाइम, मतलब उन्हें चलने में कितना समय लगेगा, वो अलग अलग है। P1 को चाहिए 5 मिलीसेकेंड, P2 को 3 और P3 को 8 मिलीसेकेंड। तो FCFS के नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, भले ही P2 सबसे छोटा काम है, लेकिन लाइन में पहले कौन आया? P1। तो सीपीयू सबसे पहले P1 को ही चलाएगा। ये चलेगा 0 से 5 मिलीसेकेंड तक। जैसे ही P1 का काम खत्म हुआ, अब P2 की बारी आई। वो चला अगले 3 मिलीसेकेंड्स, मतलब 8 मिलीसेकेंड तक। और आखिर में सबसे लंबा प्रोसेस P3 शुरू हुआ और 16 मिलीसेकेंड पर जाकर खत्म हुआ। ये जो गैंट चार्ट है वो इसी कहानी को दिखा रहा है। अब जरा नतीजों पर गौर कीजिए। P1 को तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ा, इसलिए उसका वेटिंग टाइम है 0। बेचारे P2 को 5 मिलीसेकेंड तक इंतजार करना पड़ा, जब तक P1 खत्म नहीं हो गया। और P3, उसे तो P1 और P2 दोनों के खत्म होने का इंतजार करना पड़ा, यानी पूरे 8 मिलीसेकेंड। और ये जो टर्न अराउंड टाइम है, ये वो टोटल टाइम है जो एक प्रोसेस ने सिस्टम में बिताया, आने से लेकर जाने तक। ठीक है, अब एक थोड़ा और असली सा लगने वाला केस लेते हैं, जहां प्रोसेस अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, P2 टाइम 0 पर ही आ गया, P1 आया 2 मिलीसेकेंड पर और P3 आया 4 मिलीसेकेंड पर। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि P2 टाइम 0 पर लाइन में सबसे पहले था। सीपीयू ने उसे फौरन चलाना शुरू कर दिया। वो 3 मिलीसेकेंड तक चला। अब ध्यान दीजिए, P1 सिस्टम में 2 मिलीसेकेंड पर आ तो गया था, लेकिन उसे P2 के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। तो P1 असल में 3 मिलीसेकेंड पर शुरू हुआ और 8 पर खत्म हुआ। उसके बाद जाकर P3 की बारी आई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग अराइवल टाइम ने नतीजों को कैसे बदल दिया। P2 का वेटिंग टाइम 0 है, क्योंकि वो आते ही शुरू हो गया। P1 आया 2 मिलीसेकेंड पर, लेकिन शुरू हुआ 3 पर, तो उसे 1 मिलीसेकेंड इंतजार करना पड़ा। और P3 4 मिलीसेकेंड पर आया और 8 पर शुरू हुआ, तो उसने पूरे 4 मिलीसेकेंड इंतजार किया। तो इन उदाहरणों से ये तो एकदम साफ है कि FCFS काम कैसे करता है। पर क्या ये तरीका अच्छा है? चलिए, इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। इसे समझना और लागू करना बच्चों का खेल है। ये फेयर भी है, मतलब हर प्रोसेस को उसकी बारी मिलती है। कोई भी हमेशा के लिए इंतजार नहीं करता, जिसे हम टेक्निकली स्टार्वेशन कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट हो सकता है, जिससे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं देखता कि कौन सा काम छोटा है या कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लंबा वेटिंग टाइम है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे खास नाम दिया गया है
और जो FCFS की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाती है। इसे कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। याद है वो दुकान वाली लाइन? ये बिल्कुल वही है। जब एक बहुत लंबा प्रोसेस यानी हमारी भरी हुई शॉपिंग कार्ट सबसे आगे लग जाता है, तो उसके पीछे के सारे छोटे छोटे प्रोसेस यानी एक दो सामान वाले लोग बस खड़े खड़े इंतजार करते रह जाते हैं। इससे होता ये है कि पूरे सिस्टम की एवरेज परफॉर्मेंस धीमी पड़ जाती है। तो अब तक की सारी बातचीत के बाद FCFS के बारे में आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, FCFS को समझना बहुत ज़रूरी है। ये CPU शेड्यूलिंग की ABC की तरह है। इसके बिना हम ज़्यादा स्मार्ट तरीकों को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमने देखा, इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। हमारे फ़ोन या लैपटॉप जैसे मॉडर्न सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमें वहाँ फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि ये बिल्कुल बेकार है। आज भी कुछ खास तरह के सिस्टम्स जैसे बैच प्रोसेसिंग, जहां कामों को बस एक के बाद एक खत्म करना होता है, वहां इसकी सादगी और फेयरनेस की वजह से FCFS का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर पहले आओ पहले पाओ का नियम हमेशा सबसे अच्छा नहीं है, तो फिर एक बेहतर, एक ज्यादा स्मार्ट लाइन बनाने का तरीका क्या हो सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।